हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन चीज। और मैं लाया हूं एक ऐसी गाइड गार्डनिंग से रिलेटेड जो आपके बहुत काम आने वाली है। मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से इस गाइड को बनाया है। मैंने इस गाइड में बात करी है कि एक बेसिक गार्डनिंग की टिप्स क्या होती हैं, किस तरह से एक पौधे का सही चुनाव करना है, उसकी मिट्टी, गमला और खाद कैसी होनी चाहिए, और भी ऐसी कई बारीक चीजें हैं जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि गार्डनिंग हमसे हो ही नहीं सकती। तो ये गाइड आज आपके लिए है। तो चलते हैं आज के वीडियो में और बात करते हैं दी कंप्लीट बिगिनर्स गाइड फॉर गार्डनिंग। तो शुरू करते हैं गार्डनिंग की सबसे पहली खास बात से, चूजिंग द राइट प्लांट। तो प्लांट चूज करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वैसे तो देखने में कई प्लांट्स पौधे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन क्या वो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन या क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट करेंगे, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर पौधा आपके यहाँ अडेप्ट ही नहीं करेगा तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और अगर आप बिगनर हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पौधे वो लें जो बिल्कुल समर के या हार्डी प्लांट्स होते हैं। दूसरी खास टिप जो है, चूजिंग द राइट पॉट। मेरे हिसाब से सही गमला अगर लेना चाहिए तो मिट्टी का ही गमला लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के गमले पोरस होते हैं। इनमें पौधे बड़े आराम से हीट डेसिपेट कर सकते हैं, यानी कि गमले की मिट्टी में ज़्यादा कभी भी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती। और अगर मैं कहूँ तो साइज़ के बारे में तो ज़्यादातर यही है कि अगर आप शुरू में कोई पौधा लगा रहे हैं तो 8 या 12 इंच के बीच में पौधे के साइज़ के हिसाब से आप कोई भी गमला ले सकते हैं। अगर आप ख़ास तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं तो अगर गमले इतने बड़े नहीं मिल रहे, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कई बार बड़े गमलों की ज़रूरत होती है, तो आप ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं गार्डनिंग की तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पौधों की मिट्टी। तो मिट्टी किस तरह से बनाई जाए इसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें हम रखते हैं करीबन 30% आपकी लोकल सॉइल, 30% हम मिलाते हैं वर्मी कंपोस्ट और 30% आपको इसमें मिलाना है कोकोपीट। इन तीनों का मिक्सचर बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपके मिट्टी में एक तो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, दूसरा कोकोपीट एक ऐसी चीज़ है जो वाटर को गर्मियों में रिटेन करके रखती है, और अगर एक्सेस पानी डल गया हो तो वो आराम से आपके पौधे से, गमले में से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो बाकी की जो 10% है उसमें हम दो तरह का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट डाल देंगे। वो है पहली चीज़ बोन मील, 5% बोन मील और 5% नीम की फली। तो ये है हमारा एक जनरलाइज किसी भी पौधे के लिए एक इम्पॉर्टेंट सॉइल मिक्सचर। अब हम आते हैं गार्डनिंग की चौथी और सबसे खास इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पौधों की लोकेशन। तो जब मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली पौधों की सनलाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको शेड में रहना पसंद होता है। शेड के पौधों का अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ तो उसमें आता है आपका मनी प्लांट, जेड प्लांट, स्पाइडर प्लांट, आपके क्रोटन की कई वैरायटी आती है। ये सभी प्लांट्स को आप आसानी से शेड में रखेंगे तो वो सही से चलेंगे। और जब हम आते हैं पार्शियल शेड के प्लांट्स के बारे में, जिसके अंदर करीबन पौधों को 2 या 3 घंटे से ज़्यादा की धूप अगर मिल जाए तो वो बढ़िया चलते हैं। उसमें आते हैं आपके पाम, और काफ़ी पाम की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। तो ये पौधे आप शेड में रख सकते हैं जिसमें पार्शियल 2 या 3 घंटे की धूप आएगी। और तीसरे पौधे, जो मेजॉरिटी ऑफ पौधे जो होते हैं वो आते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर पौधों को करीबन 6 से 7 घंटे की सीधी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसमें अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेनली आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी पौधे फल, फूल या सब्जियों के होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो
आपने जब पौधे को रखना है तो उसकी लोकेशन में ये देखना है कि आपकी छत पर कहाँ पर कितनी देर तक कितनी धूप आती है। अब आता है सबसे आखिरी और 5वां पॉइंट, वो है पौधों को कब कितना पानी देना है और न्यूट्रिएंट्स कब और कितने और कैसे देने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने पानी रोज़ दिन में सुबह देना है और दोपहर में या शाम को चाहे आप ना भी दें लेकिन सुबह देना ज़रूरी है। सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज़। आपने ये ध्यान रखना है कि गमले में आप कितना भी पानी डाल रहे हैं वो नीचे से ड्रेन आउट होना ज़रूरी है। यानी कि ज़्यादातर पौधे तभी ख़राब होते हैं जब उसमें पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से जड़ें नीचे से गल जाती हैं, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये है पौधों का पानी देने का तरीका। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, वो है पानी का न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि आपने अगर पौधा नया लगाया है और मिक्सचर भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे अगर आपने बनाया है तो पहले 3-4 महीने तक तो पौधों को कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती। तो करीबन ये समझ लीजिए जब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा एड ऑन न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं, जिसमें मैं करीबन हर 15 या 20 दिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सीवीड फर्टिलाइज़र डालता हूँ। सीवीड के ग्रैन्यूल्स भी आते हैं या फिर सबसे बेस्ट होता है लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र, ये वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। और इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट और बोन मील का एक मिक्सचर लेके थोड़ा आप पौधों में डाल सकते हैं। करीबन ये आप 20 दिन में एक बार या महीने में एक बार जब फ्रूटिंग या फ्लावरिंग शुरू होती है। पहले तो मैं अगर आपको एक कॉमन चीज़ बता दूं, किसी भी बेल को लगाने के लिए आपको जैसे मैंने बताया एक बड़ा ग्रो बैग चाहिए। बेलों में एक बात ये होती है कि या तो ये ज़मीन में लगना पसंद करती हैं, नहीं तो आपको एक बड़ा क्यारी बनानी पड़ेगी इस तरह से। और अगर आप क्यारियाँ नहीं बनाना चाहते तो आप बड़े इस तरह के 18 इंच बाई 18 इंच के ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इनको बड़े कंटेनर में नहीं लगाया तो वो जड़ें इतनी बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि बेलें उतनी ही बढ़ती है जितनी उनकी जड़ें फैलती हैं। जैसे मार्च का महीना आता है, इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है, तो आपने उस टाइम पर तो बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। यानी कि इसमें जितने भी आपको सिर्फ मोटे मोटे सिर्फ तने जो हैं वो आप छोड़ देंगे। मैंने इसको पूरा गंजा कर दिया था है, उसको हम बोलते हैं हार्ड प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि टिप को हल्का सा तोड़ देना है। फ्लावर खिलने के बाद जब फ्लावर सूख जाता है तो आप उसकी सिर्फ टिप्स को पिंच करके तोड़ते जाएं, क्योंकि जहाँ से आप कट करेंगे वहीं से ही नई बड्स आएंगी और फिर उनमें नए फ्लावर खिलेगा। इसको हम बोलते हैं जैस्मिन का सॉफ्ट प्रूनिंग। मई के महीने में जब तक मेरे यहाँ मानसून नहीं आ जाता, मैं इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करता हूँ। और एक बात खास ये है कि मैं इस महीने में कोई भी नर्सरी से नया पौधा नहीं लाता, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादातर सभी पौधे स्ट्रेस में होते हैं और जब हम उनको लाते हैं तो उनको एक नया एनवायरनमेंट अडेप्ट करने में भी एक तरह का स्ट्रेस या ट्रॉमा होता है। उसके बावजूद अगर क्लाइमेट भी उनका अगर सूटेबल नहीं है तो ज़्यादातर पौधे ऐसी स्टेज में नहीं चलते। तो मैं ज़्यादातर अब इसमें जो भी पौधे लाऊंगा या ऐड करूंगा वो मैं मॉनसून में ही करूंगा। ज़्यादातर सभी पौधे मॉनसून में लगाने कटिंग करने भी बहुत आसान होते हैं। तो बरसात के बारे में एक तरह से पौधों के लिए वरदान होता है। इसमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन बरसात के कुछ नुकसान भी होते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बारिश में ऐसी कौन सी कुछ खास बातें होती हैं जो हम सिर्फ बरसात में ही कर सकते हैं। साल में और कोई भी ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप गार्डनिंग के ये काम कर सकें।
और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें जिनका अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके पौधे फिर से ख़राब हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा बरसात में यही है कि सीड्स का जर्मिनेशन रेट और जर्मिनेशन सक्सेस रेट, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी से होती हैं। तो बीज से आप पौधे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बरसात के मौसम में आप किसी भी पौधे की कटिंग करके भी आप लगा सकते हैं। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक पौधा है चंपा का, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए और आप इसको अलग से गमले में आप लगाएंगे तो नीचे से अपने आप इसकी जड़ें बन जाएंगी, ये एक नया पौधा बन जाएगा। पौधे कटिंग से नहीं लगा सकते, उनको आप रेप्लिकेशन से भी लगा सकते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये मेरे पास पाम के पौधे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये भी पाम का है और ये भी एक एरेका पाम का पौधा है। इस वाले पौधे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही गमले में इतने सारे निकल आए हैं और इसमें से अगर मैं कुछ अलग कर दूं, इसको पूरे को गमले से बाहर निकाल कर इसको मैं अलग अलग करके जितने भी मैं अगर लगाऊंगा, हर एक नया पौधा बन जाएगा। इसी एक से पहले मैंने पिछले साल बरसात में इसको लगाया था और ये एक अलग से एक नया पौधा बन गया है। इस चीज को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। इसी तरह से लिली के पौधे में आप अगर देखेंगे कि ये मेरे पास एक रेड कलर की मे लिली है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे एक ही बल्ब लगाया था, लेकिन अब बहुत सारे अलग अलग बल्ब बन गए हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4, हर एक बल्ब को अगर मैं अलग करके एक अलग गमले में लगाता हूँ तो वो एक नया पौधा बन जाएगा। तो जो पौधे कटिंग से नहीं लगते उनको हम इस तरह से अलग करके भी नए पौधे बना सकते हैं। ये काम आप सिर्फ बरसात में करेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट मिलता है। बरसात के मौसम का रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक चीज़ और है। जैसे कि इस गमले में अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ये पौधा अब ज़्यादा बड़ा गमला मांग रहा है, यानी कि अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इसको एक नए बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूं या फिर मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूं। तो रीपॉटिंग और रूट प्रूनिंग भी एक ऐसा काम है जो आप बरसात के मौसम में करेंगे तो पौधा कभी खराब नहीं होता। रूट प्रूनिंग का मतलब पहले क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रूट प्रूनिंग में क्या होता है, आपको इसको पूरे को गमले में से बाहर निकालना है। इसके सबसे नीचे जहाँ पर अब जड़ें को जगह नहीं मिल रही है वहाँ पर एक पूरा का पूरा जाल बन जाता है जड़ों का। वो जड़ें फिर बढ़ नहीं पाती तो फिर पौधा भी बढ़ नहीं पाता। तो आपने उसको जो एक्स्ट्रा जड़ें फैल गई हैं मकड़ी के जाल की तरह, आपने उसको नीचे से जितनी भी फालतू जड़ें हैं जो मिट्टी में नहीं मिल पाई क्योंकि गमला छोटा है, अब उन्हें काट देना है, उनकी प्रूनिंग कर देनी है और फिर से उसको आप एक नए गमले में लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं रूट प्रूनिंग। मैं आता हूँ बरसात के मौसम के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो नुकसान ये होते हैं कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा पौधों पे मिली बग का अटैक होता है। इनमें कीड़ों से हमें बचाना होता है और अटैक हो जाए तो फिर इनमें ना फल लगेगा ना फूल आएंगे। मैं आपको एक पौधा अपना दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए, इस तरह से ये एक पत्ते पे ये मिली बग है और ख़ास तौर पे ये पत्तों के नीचे रहते हैं क्योंकि धूप से ये अपने को बचाते हैं और नीचे से फलों का या फूल का रस चूसते हैं। तो आपने पहले तो इसको पानी से बहुत अच्छी से वॉश कर देना है। उसके बाद आप क्या करें, अगर मैं आपको ऑर्गेनिक बताऊं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये है मिली बग से इनको बचाने का तरीका। और दूसरा जो पौधों में ध्यान रखना पड़ता है बरसात का, वो ये होता है कि अगर आपके पौधे गमले, खास तौर पे जो गमले हैं उनमें अगर पानी खड़ा होता है तो बरसात में छत पे खास तौर पे इतनी बारिश होती है कि आपके अगर गमले में पानी खड़ा होता है तो वो रूट रॉट हो सकता है, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी और एक बार अगर उसकी जड़ें गल गईं
तो फिर आपका पौधा सस्टेन नहीं करेगा, वो मर जाएगा। अगर मिट्टी आपकी वेल ड्रेन नहीं है तो इस बरसात के मौसम में आप चाहें तो बिल्कुल एक नया मिक्सचर बना सकते हैं और उसमें वेल ड्रेन करने के लिए आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, बोन मील और नीम फली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात में नीम फली डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात में मिट्टी में भी कई कीड़े पनप जाते हैं, जिससे नीम फली डालने से वो कीड़े ज़्यादा देर तक मिट्टी में नहीं रहते। सबसे पहली चीज़ ये होती है, आप बोलेंगे मुझे एक तरह से ग्राफ्टेड पौधा लेना है, यानी कि जितने भी फ्रूट्स के पौधे होते हैं वो ग्राफ्टेड लिए जाते हैं। ग्राफ्टेड के अंदर भी दूसरी चीज़ जो है वो आपने ये देखनी है कि आपके पौधे का तना कितना मोटा है। आपने अगर एक मोटे तने का पौधा लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पौधा लिया है उसकी जड़ें और उसकी जो स्टेम है वो एक तरह से ट्रांसफ़र और टेम्परेचर शॉक एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है। वो बहुत जल्दी आपकी नई लोकेशन पे अडेप्ट हो जाएगा। अगर आपने छोटा सा एक न्यूली नन्हा पौधा लिया है, सस्ते के चक्कर में हम ले लेते हैं, तो वो पौधे जब आपके गार्डन में आएंगे तो वो बेसिकली नया एनवायरनमेंट अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और वो मर जाते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एकदम छोटे पौधे नहीं लेने, मैं आपको ये कहूँगा कि आप पौधा ऐसा लें जो करीबन 6 महीने पुराना हो, जिसकी जड़ें मजबूत हों, जिसका तना मोटा हो, फ्रूट्स के अंदर ग्राफ्टेड हो। मेरे जितने भी ये फ्रूट प्लांट्स हैं सारे ग्राफ्टेड हैं, क्योंकि गमले में फ्रूट्स तभी आएंगे अगर वो ग्राफ्टेड होंगे। तो ये एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब पौधों का चुनाव होता है। दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि आप जो भी पौधा ले रहे हैं उसमें कम से कम 1 या 2 फ्रूट लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि जिस पौधे में फल लगा होता है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है कि वो फ्रूटिंग करेगा। तो ये मैं आपको बता रहा था टेम्परेचर से किस तरह से पौधे शॉक में जाते हैं। इस वक्त गर्मी हुई थी तो आप देखेंगे पत्ते कैसे हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब पौधा एकदम से, दिल्ली में जब बहुत गर्मी थी और एकदम से जब बारिश होती है और एकदम से टेम्परेचर गिरता है या चेंज होता है तो किस तरह से पौधे टेम्परेचर शॉक में जाते हैं। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से वेल केयर्ड है और वेल ड्रेन्ड है, उसके अंदर पानी खड़ा नहीं होता और आपने उसको फर्टिलाइज़र ढंग से दिया हुआ है, तो ये पौधा बहुत जल्दी इस शॉक से बाहर आ जाएगा। किसी तरह से आप लेट हो गए हैं और धूप में, गर्मी में अगर आपने पानी का छिड़काव कर दिया तो आपके पौधे एक तरह से टेम्परेचर शॉक में चले जाएंगे। और ऐसे में होता क्या है, आपके पत्ते जो हैं पौधों के वो झड़ने लगेंगे। अगर कोई फूल हैं या फिर उसमें फ्रूटिंग हुई हुई है वो सब धीरे धीरे एक तरह से झड़ जाएंगे। तो ये भी एक बात होती है जो आपने ध्यान रखनी है। तो अगर आप एक गार्डनर के बिगिनर हैं और आप अभी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप नए आए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको हर बार मिलती जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे चैनल के साथ बंधे रहें। थैंक यू वेरी मच।